हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अंशिका, योर न्यू मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे आपका बिल्कुल न्यू चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, 8th क्लास के पर्पज से भी, और अगर आपको आगे बायो परस्यू करना है तो उसके लिए भी। ठीक है, तो हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको बस मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, समझना है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको भी हाईलाइट करना है। जहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क किया है, स्टार मार्क किया है, आपको भी अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क करना है। ठीक है, साथ के साथ आप लेके बैठो और आप पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, रिवीजन भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इसमें लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने पहले पढ़ा होगा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में जब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का रोल क्या है। ठीक है, अब एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, हमारे काम की चीज यहाँ से है तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। वो तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो पहले ना इसमें एक स्टोरी दी गई है बूजो एंड पहेली की। बूजो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं, बूजो एंड पहेली क्या है, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं। तो पहेली पहेली होती है, वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी होती है। तो शी स्टार्टेड लाफिंग जब वो देखती है कि बूजो के स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं, जैसे उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई है, उनमें हेयरी लाइन आ गए हैं अबव देयर लिप्स। तो वो पूछती है अपनी मम्मी से, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बॉयज हैड ग्रोन अप। इसका मतलब कि वो एडोलसेंस की एज में है, उसको तो ये सब पता नहीं है पहले को। उसकी मम्मी उसको समझाती है। ठीक है, तो 10 से 11 साल तक आपकी जो हाइट है एकदम से ग्रो होती है। ठीक है, विच बिकम्स नोटिसेबल। ग्रोथ तो जब आप बड़े होते हो, जैसे आप बॉर्न होते हो, होने लगती है, लेकिन बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज सडन स्ट्रक्ट। एकदम से आपकी जो चेंजेस है वो दिखने लगते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने देखिए स्टार मार्क किया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके कीवर्ड में भी दी है और आपको याद भी करनी है। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। वो पीरियड लाइफ का जब आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक, जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक जो चेंजेस आते हैं उस पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। जबकि 11 से 18 या लास्ट 19 तक की जो उम्र होती है उसको बोलते हैं, जिस उम्र में आप हो। ठीक है, अब ऐसे बच्चों को हम बच्चे भी नहीं कह सकते और एडल्ट भी नहीं कह सकते, तो हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। मतलब जो चाइल्ड भी नहीं है और एडल्ट भी नहीं है। गर्ल्स में ये चेंजेस 1-2 साल पहले आ जाते हैं बॉयज से, और हर में ये चेंजेस वेरी करते हैं, किसी में जल्दी आते हैं, किसी में लेट आते हैं, किसी में कुछ चेंज आता है, किसी में कुछ चेंज आता है। ठीक है, अब हमने एडोलसेंस देख लिया, अब प्यूबर्टी देखेंगे। एडोलसेंस क्या होता है, वो पीरियड। प्यूबर्टी क्या होता है, वो चेंजेस। तो ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, दिस चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है ना, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, स्टार मार्क भी किया है मैंने, आपको भी करना है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इस एज में जो लोग होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चेंज, इंक्रीज इन हाइट। जो आपके जो बोन्स है हाथों पैर के, वो एकदम से लंबे होने लगते हैं, जिससे कि इंसान जो है वो लंबा दिखता है। तो ये बहुत इजी से चेंज है, हाइट एंड इंक्रीज इन हाइट। आपके अंदर भी ये आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि आप भी इसी उम्र के हो, तो आपकी भी हाइट एकदम से बढ़ रही होगी, है ना। तो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट 18 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद वो स्टंट हो जाती है, वो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो चुकी है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी। वो नेचुरली ग्रो होती है 18 तक, और किसी किसी में सडनली होती है और किसी किसी में ग्रेजुअली होती है, मतलब स्लोली। अब यहाँ पे वो जो पहेली का क्वेश्चन है कि मैं आई हैव बिकम टॉलर बट माय फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माय बॉडी। तो उसने बोला कि मैं लंबी तो हो गई, लेकिन मेरा जो फेस है वो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में छोटा लग रहा है। तो इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर है कि देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। जो हमारी बॉडी के जो हमारे जो पार्ट्स है ना बॉडी के, कि मतलब ऐसे नहीं एकदम से पूरा हर चेंज में चेंज आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। आपके हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, फिर आपके फेस में चेंज आएगा, धीरे धीरे चेंज दिखता है। ठीक है, लेकिन जल्द ही वो रिजल्ट है ना प्रोपोर्शनेट बॉडी, मतलब प्रोपोर्शनेट मतलब होता है कि एक इक्वल, एक टाइप से इक्वल। ठीक है, कि आपके हाथ पैर के अकॉर्डिंग आपका फेस भी एडजस्ट होने लगता है।
अब इसमें लिखा है, इसमें थोड़े से जेनेटिक्स की बात की गई है। जो हाइट होती है वो क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है। हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो इट्स 100% चांसेस कि आपकी जो हाइट है वो भी लंबी हो। पर ये जरूरी नहीं है कि वो इसी एक फैक्टर पे डिपेंड करे, और भी फैक्टर्स है, जैसे आपका खाना पीना कैसा है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, ये सब पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपका नरिशमेंट, सब कुछ आपके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट, आपका ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, अब सेकंड चेंज क्या है, बॉडी शेप में चेंज होना। जैसे कि लड़कों में ब्रॉड शोल्डर्स, वाइडर चेस्ट, तो ये सब होने लगता है। दे इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये साइंस दिखे तो इसका मतलब दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या होता है कि रीजन बिलो देयर वेस्ट बिकम्स वाइडर, मतलब कि उनके जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा वाइड होने लगता है। इन बॉयज द मसल्स डू नॉट ग्रो मोर परमानेंटली, द मसल्स of the body grow more permanently than in girls. Thus, the changes occurring in adolescence when boys and girls are different. मतलब गर्ल्स में अलग चेंज होते हैं, बॉयज में अलग चेंज होते हैं। ठीक है, अब हमने बॉडी शेप देख लिया, हमने हाइट चेंज देख लिया। अब तीसरा चेंज क्या है, वॉइस चेंज। आवाज भी तो चेंज होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की आवाज सुनो वो कितनी अलग है और आप अपने पेरेंट्स की आवाज सुनो वो कितनी डिफरेंट है, तो वो क्या है, वॉइस चेंज है। अब इसमें कौन रोल प्ले करता है, हमारा वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, लैरिंग्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। दिस इज लैरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, अब बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज में ज्यादा होता है। अब ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, अब ये जो आपने देखा ना, ये लड़कों में आप देखना कि उनकी जो ये जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बाहर की साइड होता है। तो इसको बोलते क्या है, एडम्स एप्पल। ये दिस, ये जो थोड़ा सा गर्दन से थोड़ा बाहर निकला है ना, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये कब दिखता है, जब आपके वॉइस में चेंज होने लगता है। देखिए, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट। थ्रॉट में जो बाहर निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद कर लेना, आपको मैंने दिखा भी दिया, समझा भी दिया। गर्ल्स में दिखता नहीं है क्योंकि वो उसका जो साइज है वो छोटा है गर्ल्स में। ठीक है, गर्ल्स की हाई पिच वॉइस होती है, बॉयज की डीप वॉइस होती है। ठीक है, in adolescence sometimes the muscles of the growing box to go out of control and the boys becomes hoarse. Hoarse मतलब harsh, rough, रफ वॉइस हो जाती है वॉइस की कुछ टाइम तक, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होती है, वो नॉर्मल हो जाती है वो वॉइस। अब हमने देख लिया वॉइस चेंज, देख लिया सब चेंज देख लिया। अब ग्लैंड्स में क्या चेंज होते हैं हम वो देखेंगे। अब स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब ऑयल ग्लैंड्स। अब देखा है आपके पिंपल हो जाते हैं जब आप इस एज में होते हो, तो पिंपल्स किस वजह से हो रहे हैं, पिंपल्स किस वजह से हो रहे हैं ऑन द फेस, इज बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। उसके सिक्रेशन जो होते हैं हमारी बॉडी में होने लगते हैं एट दिस एज। ठीक है, अब ये जो इसमें दिया गया है ना डक्टलेस ग्लैंड के बारे में, ये आप प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि हॉर्मोन्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये ग्लैंड समझ में आएंगे। तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब आपने जैसे ये नाम सुना स्वेट ग्लैंड का, ऑयल ग्लैंड का, ऐसी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये हमारी सिक्रेशन क्या करती है, ये डक्ट में सिक्रेशन थ्रो डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। होता क्या है, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं एक्सो के बारे में नहीं पढ़ना, मैं एंडो के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, वो ना डक्टलेस होती है, मतलब उसको डक्ट की या कोई ट्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने सिक्रेशन के लिए, वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन किस में कर देती है, ब्लड में। ठीक है, वो डायरेक्टली अपने टारगेट साइट पे जाती है और अपना सिक्रेशन वहां पे कर देती है, कोई ट्यूब कोई डक्ट कुछ रास्ते की उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमने आपका फिफ्थ चेंज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। मेल्स में और फीमेल्स में क्या क्या सेक्स ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे। तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस ऑफ पेनिस, या आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल्स में, वो कंप्लीटली डेवलप होने लगते हैं। अब जो टेस्टिस है ना, सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या है कि ये गैमेट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है, और गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज,
गर्ल्स में सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज, और वो क्या रिलीज करती है, एग्स। मतलब मेल्स में टेस्टिस है जो स्पर्म रिलीज करेंगे, और गर्ल्स में ओवरीज है जो एग्स रिलीज करेंगी। सेक्स ऑर्गन है उनका एक गैमेट है, सिंपल, ठीक है। अब ये चेंजेस हो गए। अब सिक्स्थ चेंज क्या है, मेंटल चेंज। हमारे अंदर हमारा IQ चेंज होता है, हम इवेंचुअली मैच्योरिटी पे होते हैं। तो एडोलसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। मतलब आपकी सोच भी इसमें चेंज होती है, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब आपको पता है कि अब हमें किससे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या रिएक्ट करना है। मतलब हमें इतनी वो हम सेल्फ अवेयर होने लगते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। हमारा IQ डेवलप होता है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, एबिलिटी, सब कुछ इस पीरियड में चेंज होती है, इस एडोलसेंस में चेंज होती है, ठीक है। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ एंड द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। आप इस एज में कुछ भी सीखोगे, आपके अंदर ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है उस चीज को लर्न करने की। इस एज में आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई रहती है, इस एज में आपके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई रहता है इस एज में, ठीक है। अब ये चेंजेस होते हैं तो लोग होते हैं इनसिक्योर होने लगते हैं, फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी माइंड। तो जब आप इस एज में आपको लगता है कि यार हमारे अंदर ये क्या हो रहा है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, हम थोड़े से डरने लगते हैं कि यार ये चेंजेस हमारी बॉडी में कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, दीज चेंजेस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। मतलब ये नेचुरल आपका प्रोसेस है, आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमने चेंजेस देख लिया, हम कैरेक्टर्स देखेंगे अब, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हमने प्राइमरी कैरेक्टर्स देख लिए। प्राइमरी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन और ये सब सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड, ये आपके प्राइमरी कैरेक्टर्स है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है कि इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है, बॉयज में फेशियल हेयर होने लगता है, माउथ स्टेच आने लगती है, बियर्ड आने लगती है, हेयर्स आने लगते हैं चेस्ट पे, ठीक है। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमें दिख रहा है कि यार लड़के में ये हो रहा है, लड़की में ये हो रहा है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। These features help to distinguish the male from the female. They are called secondary sexual characters. मतलब वो कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, अदर देन द प्राइमरी कैरेक्टर्स जो हमारे टेस्टिस और ओवरीज वाले हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये चेंजेस कौन कौन से हैं तो आपको मैंने बता दिया। और क्या होता है, हमारे आर्म्स के अंदर क्या होता है, हेयर्स होने लगते हैं, प्यूबिक रीजन में हेयर आने लगते हैं, मतलब ऑल ओवर द बॉडी आपके हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है, सिंपल, आप अभी इतना ही समझो, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको हार्मोन्स बोलते हैं। दीज आर द सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन रिलीज कर रहे हैं ना, उसको हार्मोन्स बोल रहे हैं। हार्मोन सिंपल केमिकल सब्सटेंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड में करती है, ठीक है। अब मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपकी प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। यही हार्मोन है जो आपकी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं हार्मोन की वजह से आपके अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। और मेल्स में किस वजह से हो रहे हैं और फीमेल्स में किस वजह से हो रहे हैं, उसका नाम आपको याद करना है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जितने भी हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में होते हैं। मतलब ये इनको कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। The production of these hormones is under the control of another hormone. मतलब इन हार्मोन का जो कंट्रोल है वो किसके अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है। वो डायरेक्टली रिलीज नहीं करते, पिट्यूटरी बोलेगी तब रिलीज करेंगे। और ये होती कहाँ है, आपके ब्रेन में। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। रोल क्या है, अब मैं आपको बताया, टारगेट साइट पे जाएगा, रिलीज करेगा, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इस फ्लो चार्ट को। हार्मोन्स क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करती है तो रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। वो अपने टारगेट साइट पे जाता है और चेंजेस होने लगते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से सुनिएगा। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, वो 10 to 12 से लेके 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है।
मतलब कि 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 40 से 45 साल 45 से 50 साल तक ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। प्लीज आप इसकी एक लाइन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जैसे ही प्यूबर्टी होती है, जो ओवा होता है, जो मतलब जो एग जो होता है वो मिच्योर होने लगता है, और जैसे ही वो मिच्योर होता है इज रिलीज बाय द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 days। जैसे ही वो मिच्योर हुआ, ओवरी क्या करती है, उस ओवा को रिलीज करती है महीने में एक बार, ठीक है। हर महीने ये साइकिल रिपीट होती है, महीने में एक बार होगा कि जो ओवा होगा वो रिलीज होगा फीमेल्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस ही हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में, प्रेगनेंसी में हेल्प होता है अभी, ठीक है। जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो थिक होने लगती हैं, क्योंकि अगर एग आएगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए उसके नरिशमेंट के लिए। तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स थिक होने लगती हैं यूट्रस की, ठीक है। इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। अब जैसे ओवर रिलीज हो गया हमारे अंदर, जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो थिक हो गई, अब अगर स्पर्म आता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी और बेबी डेवलप होने लगेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो जो ब्लड वेसल्स रिलीज हुई थी उनका तो फिर कोई यूज ही नहीं हुआ, तो वो क्या होती है, हमारी बॉडी से शेड ऑफ होने लगती है, फिर रिलीज होने लगती है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर मतलब अगर स्पर्म और एग में फ्यूज नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया, तो वो जो ब्लड वेसल्स थी, जो थिक लाइनिंग्स थी यूट्रस में, वो हमारी बॉडी के बाहर होने लगती हैं। तो दिस ब्लीडिंग इन वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि जब वॉल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस के, वो जब रिलीज होने लग जाए हमारी बॉडी से, तो ब्लीडिंग जब होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये महीने में एक बार होता है क्योंकि महीने में एक बार ही जो ओवरी है वो ओवर को सिक्रेट करती है, ठीक है। और ये जब स्टार्ट होता है, ये मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है इसको मिनियार्क बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड टर्म्ड एज मिनियार्क, और 45 से 50 साल तक ही ये रहता है, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब ये ब्लीडिंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, फिर ये एक टाइम के बाद रुक जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो मिनियार्क टू मेनोपॉज ही हमारा प्रोडक्शन का टाइम होता है, उसके बाद या उससे पहले हम नहीं कर सकते, इसलिए फीमेल्स में ये एक टाइम के बाद रुक जाता है, ठीक है। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर, क्योंकि जब शुरू होती है तो इरेगुलर हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ वो रेगुलर हो जाती है, ठीक है। अब दिस साइकिल में तो क्या है, एग मैच्योर हुआ, उसने रिलीज किया, यूट्रस की वॉल्स थिक हुई, अगर ब्रेक डाउन है प्रेगनेंसी डज नॉट, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो बिगिंस टू डिवाइड, एग बिगिंस टू डिवाइड एंड डेवलप, मतलब अगर वो फर्टिलाइज हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डेवलपमेंट आगे होने लगेगा यूट्रस में, ठीक है। अब लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिसाइड होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे, ये इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। एक्स शेप्ड होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं, हमारी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर होते हैं ये, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स का मतलब होता है 46, मेल्स में 46 होंगे, फीमेल्स में 46 होंगे, ठीक है। अब 46 में से 44 तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब उनमें कोई वो तो सेम ही है, वो मेल और फीमेल में सेम है। और बाकी के दो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि मेल और फीमेल में ही अलग अलग होते हैं। मेल में उनका नाम क्या होता है, एक्स और वाई। तो मेल में तो दो, मेल में होता है एक एक्स और एक वाई, और फीमेल में होता है दो एक्स। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको पहले ये डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पैराग्राफ लेके जाऊँगी। अब आप ये देखो, ठीक है। अब जैसे इसके बाद ये एक्स है और ये वाई है, हमने दो क्रोमोसोम ले लिए क्योंकि बाकी सब तो सेम है लड़कियां और लड़कियों में, तो उसको तो देखना ही नहीं। अब क्या हुआ, तो लड़कियों के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा। अब अगर लड़के का एक्स लड़की के एक्स लड़के का एक्स लड़की के एक्स से मिलता है, मतलब मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है, तो गर्ल होगा, क्योंकि एक्स एक्स मिल गया तो गर्ल। और अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिलता है तो बॉय होगा। फीमेल के पास तो देखो एक्स एक्स है, ठीक है, तो वो तो डिसाइड नहीं कर सकती। मेल के पास है एक्स और वाई। अब अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिल गया तो लड़की, अगर मेल का वाई
फीमेल के एक्स से मिला तो लड़का, तो सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है? मेल, क्योंकि मेल के पास ही डिफरेंट क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो दोनों सेम है। तो मेल जिससे आके मिलेगा फिर उस पर डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है ना। तो द सेक्स क्रोमोसोम द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। तो मदर के लिए ये कहना कि लड़कियों की वजह से, तेरी वजह से लड़की हुई है या ये हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें मेन रोल किसका है? फीमेल, मेल के एक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है। अब हार्मोन्स, और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमें ये देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू द ब्रेन। अब ये देखो, यहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है, और भी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो और भी हार्मोन्स रिलीज करती है टेस्टिस ओवरीज के अलावा। कौन कौन से? थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल। अब यहाँ पे मैंने ना साइड में ही इनका सिक्रीशन लिख दिया है, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक में लिख लेना, ताकि आपको पैराग्राफ में ढूंढना ना पड़े कि कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का तो मैंने आपको बता ही दिया, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, पेनक्रियाज, ये सब तो है ही। और कौन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन भी है, वो अलग से इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थायराइड, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, पेनक्रियाज, इंसुलिन, ओवरी, एस्ट्रोजन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। मैंने साइड में ही लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, पैराग्राफ में आपको देखना ही ना पड़े। ये इसका ग्लैंड है, ये इसका हार्मोन, सिंपल। अब इनका रोल क्या है वो हम आगे देखेंगे। जैसे थायराइड, थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। अगर ये कम अमाउंट में होगा तो आपको क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर क्या है? डिसीज है। इसका सिम्टम क्या है? वेरी बिग एंड अ बल्जिंग थ्रॉट। आपका जो थ्रॉट है ना, वो बहुत ही बल्ज, यानी बहुत ही मोटा, बहुत ही बड़ा दिखने लगेगा। ये किस वजह से होता है? थायराइड ग्लैंड अगर कम सीक्रेट होगा आपकी बॉडी में, मतलब अगर आपकी बॉडी में आयोडीन कम होगा तो क्या होगा? ग्वाइटर हो जाएगा आपको। इंसुलिन, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। पेनक्रियास क्या है? ग्लैंड। अब इससे क्या होता है? डायबिटीज। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगर थायरोक्सिन कम रिलीज हो रहा है तो ग्वाइटर होगा, अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो डायबिटीज हो जाएगी। अब एड्रेनलिन ग्लैंड का रिलीज करता है? एड्रेनलिन। अब इसका काम क्या है? आपके सॉल्ट बैलेंस को करना, आपके स्ट्रेस को, आपके इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? ये एड्रेनलिन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। थायराइड एंड एड्रेनलिन सीक्रेट देयर हार्मोनल hormones when they receive orders from the pituitary gland। अब यही चीज टेस्टिस और ओवरीज भी कर रहे थे, यही चीज थायराइड और एड्रेनलिन भी करते हैं। जब इनको पिट्यूटरी से सिग्नल मिलता है तभी ये अपने सिक्रीशन करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो रिलीज थायराइड ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया था। अब इनका रोल क्या है? अब हम लोग ह्यूमंस में देख लिया, अब हम इंसेक्ट्स में देखेंगे। पहला रोल क्या है? द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा मतलब कि बेबी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं। तो वहां से एडल्ट को पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये इंसेक्ट्स में होता है। इनके पास क्या होते हैं? इंसेक्ट्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन। ये क्या रिलीज करते हैं? ये किससे कौन रिलीज करते हैं इनको? थायराइड। थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अगर आयोडीन नहीं होगा पानी में तो इसकी कमी से क्या होगा? टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट, टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन द सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। मतलब कि इंसेक्ट्स में भी हार्मोन्स का बहुत रोल है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, मतलब फिजिकली भी मेंटली भी हर तरीके से ठीक हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्या हेल्दी हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपकी बैलेंस डाइट अच्छे से होनी चाहिए, आपकी हाइजीन सही होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, हाइजीन मेंटेन रखो, आप फिजिकली और मेंटली इमोशनली हर तरीके से फिट रहोगे। न्यूट्रिशनल रोल भी दिया हुआ है, जैसे कि बैलेंस डाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट क्या होता है? द मील्स दैट इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स इन द रेसिक्वेट प्रोपोर्शन, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोपोर्शन में आप ये चीज़ें ले रहे हो, उसका मतलब एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, ठीक है। जैसे अब किस में क्या क्या होता है? आयरन रिच फूड, जैसे आयरन किस में होता है? लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन रोजबेरी, आंवला है। सिट्रस किस में होता है? आंवला में, ठीक है। are good for adolescents. Milk is a complete balanced diet. मिल्क में सब कुछ होता है, मिल्क पूरा एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है आपके लिए, इसलिए दूध तो हर दिन पीना चाहिए आपको, ठीक है। और प्रोटीन किसमें होता है? ये दाल राइस इन सब में क्या है? प्रोटीन है। राइस में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है।
पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, हर दिन आपको नहाना तो ज़रूर चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपके इस टाइम पे आपके स्वेट ग्लैंड्स बहुत सिक्रेशन बहुत हाई होता है, तो बॉडी स्मेल कर सकती है, इसलिए शुड बी वॉश, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी भाई नहीं नहाओगे तो। और फीमेल्स में कि आपको जो अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन, आपको जो अपना सैनिटरी पैड है वो हर 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टैबूज दिए हुए हैं, मतलब कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि ऐसा सच नहीं है, बस लोगों का मानना है कि गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किसी लड़के को देखेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मदर तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, फादर रिस्पॉन्सिबल है। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब चीज़ें हैं कि भाई मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियों किचन में नहीं जाती, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं, हालांकि मतलब लोगों के मानने ना मानने के ऊपर है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। से नो टू ड्रग्स। अब होता है आप इस एज में हो, ठीक है, आप अनसिक्योर और कंफ्यूज फील होने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ड्रग्स ले ले, रिलीफ मिलेगा। तो आप इसमें लिखा से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? ड्रग्स है एडिक्टिव, एडिक्टिव मतलब होता है लत लग जाना किसी चीज़ की, कि एक बार लिया बार बार लेने का मन करे, तो ड्रग्स आर एडिक्टिव। अब जैसे होता क्या है कि आपने एक बीमारी सुनी होगी, एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डिसीज़ है जो HIV वायरस की वजह से होती है। ये भी आपके ड्रग्स शेयर करने की वजह से हो सकती है, बाय शेयरिंग द सिरिंज। अगर आप सिरिंज शेयर करोगे तो उससे हो जाएगी, मदर से हो जाएगी, अपने बच्चे को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है। तो मतलब अगर आप इसमें दिया हुआ है बस कि ड्रग्स से और क्या क्या नुकसान है। एड्स भी अगर आप सिरिंज शेयर करोगे तो उससे सकते हैं, बहुत ही डेडली डिसीज़ है ये, मतलब इसमें अगर ये आपको हो गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड्स है, मैंने आपको सारे बता दिया। एडम सैपल क्या होता है, एडोसिस क्या होता है, एड्रेनलिन क्या होता है, मेलेंसाइट, एंडोक्राइन ग्लैंड, एस्ट्रोजन, हार्मोन, इंसुलिन, लैरिंक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स हार्मोन, टारगेट साइज, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हॉर्मोन, मैंने सब आपको बता रखा है। आपको बस ये हाइलाइट्स देखने हैं, डेफिनेशंस याद करनी है, इंपॉर्टेंट देखना है, हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बेसिक रिविजन करा दिया है, समझा भी दिया है, तो आपको बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, गो थ्रू करना है एनसीईआरटी के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।